हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो हमारे पीजीटी एचटेट पीजीटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है आईयूपीएसी नेमिंग। देखो, आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 3 सेशन लिए हैं नेम्ड रिएक्शंस के। वो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। नेम्ड रिएक्शंस के मैंने 3 सेशन लिए हैं, 3 वीडियोज़ हैं, वो डेफिनेटली आप देख के जाना। ठीक है, अभी भी आपके पास 2-3 दिन है, आप उनमें भी नेम्ड रिएक्शन की वो वाली वीडियोज़ को देख के जा सकते हो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, उन वीडियोज़ में ऑलमोस्ट हर टाइप की रिएक्शंस को हमने क्या किया है, कवर किया है। उसके अलावा एक सेशन मैंने लिया था अमीन्स का। ठीक है, अमीन्स का सेशन लिया था, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा मैंने सीक्वेंस क्वेश्चन के 3 सेशन लिए हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी रिएक्शंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं सीक्वेंस रिएक्शंस की फॉर्म में। तो वो वाला भी आप देख के जा सकते हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं हम आईयूपीएसी नेमिंग की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपको इस तरह का कंपाउंड दे दूं, तो अगर इसका नाम करना है आपको, तो नाम करना बहुत आसान है। आप नंबरिंग दोगे मिथाइल को मिनिमम नंबर देके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबरिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 पे मिथाइल है और 7 कार्बन है, इसलिए हम यूज़ करेंगे हेप्टेन। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखो, जो आपका सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर हम एल्डिहाइड्स की नेमिंग करते हैं तो हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं अल। अगर हम कीटोन्स की नेमिंग यूज़ करते हैं तो एंड पे क्या यूज़ करते हैं, ओन। तो अगर इनका एग्जाम्पल देखें, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, एक ये वाला है और एक ये वाला कंपाउंड है, तो ऊपर वाला मेरे पास कीटोन है, नीचे वाला एल्डिहाइड है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका नाम देखें हम 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन 2 ऑन, बिकॉज सॉरी 3 ऑन। ठीक है, थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या है, कीटोन है। इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन 3 ऑन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 अल। ठीक है ना, ब्यूटेनल इसको हम बोल सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का हमारे पास क्या हो गया, नेमिंग हो गया। बट अगर हमारे पास दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट हो, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तब हम नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है मेरे पास। तो इस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, तो इनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाएं, तो हमने एल्डिहाइड को क्या करना होता है, प्रेफर करना होता है। इसको प्रेफर करना है एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड को मिनिमम नंबर दे दिया। अब उसके बाद जो कीटोन होता है, ये वाला कीटोन, अब यहाँ पे एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है। कीटोन यहाँ पे अब ग्रुप नहीं है, मेन ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। तो जब भी कीटोन एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, तब हम यूज़ करते हैं ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पे ऑक्सो और हेक्सेन 1 अल, हेक्सेनल बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, बाकी नाम एज इट इज़, बस कीटोन के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, ऑक्सो। कई बार ऑक्सो की जगह कीटो भी यूज़ कर लेते हैं, तो 5 कीटो भी लिखा सकते हैं, 5 कीटो हेक्सेनल। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, जो आईयूपीएससी से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। ये एक दो क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और इसका हमने नॉमेनक्लेचर करना हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। पहले एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को बताएंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, 5 पे 2 ब्रोमो है, तो सबसे पहले नाम नेमिंग में क्या आ जाएगा, 5,5 डाई ब्रोमो। ये 5,5 डाई ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो यूज़ करेंगे हेक्स। अब 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, ईन है, और 1 पे क्या है, अल है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। अगर हम देखें, हमारे पास
एसिड्स होते हैं, तो अगर एसिड्स होंगे तो एसिड्स के एंड पे हम यूज़ करते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हेक्सानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हेक्सानोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो अब इसी में आपसे मॉडिफाई कर सकता है, अगर ये कंपाउंड आ जाए तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 4 पे क्या आएगा, 4 पे ऑक्सो आएगा। यहाँ पे 4 पे क्या आ जाएगा, ऑक्सो आ जाएगा, 4 ऑक्सो, और 6 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे हेक्सानोइक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो बस आप लोगों ने बेसिक जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है उनका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको आइसोवर्ड्स पता होना चाहिए, जैसे एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल आ जाए तब हम कॉमन नेमिंग के यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो इसको हम बोल देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 3 एक कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसोवर्ड यूज़ करते हैं। क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल यूज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेमिंग। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सिंपल नेमिंग के होते हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपके पास टेस्ट है या आप हमारी ऐप के अंदर 99 रुपीज़ में टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एल्केन्स, एक होते हैं हमारे पास एल्कीन्स, और एक होता है हमारे पास अल्काइंस। ये 3 चीज़ों की हमने डिस्कशन करनी होती है। तो एल्केन्स में कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, देखो एल्केन्स का जो रिएक्शन है मोस्टली मैंने कवर कर दिए। जैसे वुड्स रिएक्शन होगी, इसमें वुड्स रिएक्शन होगी। उसके अलावा हमारे पास फिटिक रिएक्शन होगी, वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके अलावा उल्मान रिएक्शन होगी, ठीक है। अपने पास फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी, कोरेहाउस सिंथेसिस होगी। ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगी, नेम्ड रिएक्शन के लेक्चर नंबर 1 के अंदर। नेम्ड रिएक्शन का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, वहाँ से आप लोग इन रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। कौन सी रिएक्शन मैंने कवर नहीं की थी उस सेशन में, ठीक है, एल्केन्स की, वो है हमारे पास फोटो हेलोजिनेशन। ये एल्केन्स की जो रिएक्शन आपको पढ़नी है वो है फोटो हेलोजिनेशन। ये फोटो हेलोजिनेशन मैंने कवर नहीं किया था, तो फोटो हेलोजिनेशन को मैं यहाँ पे आपको कवर कर देता हूँ। तो फोटो हेलोजिनेशन में क्या होता है, 2 रिएक्शन हमने पढ़नी होती है, एक होता है क्लोरीनेशन और एक होती है हमारे पास ब्रोमिनेशन, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो देखो क्लोरीनेशन के लिए रिएजेंट क्या लिखा होगा हमारे पास, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H nu, ये Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H nu। और ब्रोमिनेशन के लिए क्या लिखा होगा, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ H nu, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, रिएजेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के। तो आपके सामने कोई अल्केन आएगा, ये एल्केन आएगा, जैसे मैंने प्रोपोन ले लिया, तो इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, जितने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और हेलोजन लग जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, देखो ये 3 और ये 3, ये एक जैसे हाइड्रोजन है सभी, आपको पता है इतना तो, ठीक है। और ये बीच वाले हाइड्रोजन अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, एक होगा CH3 CH2, मतलब एक तो राइट वाले से हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हट के हेलोजन लग जाएगा, और एक बीच वाले से हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। मतलब जितने भी डिफरेंट काइंड्स के हाइड्रोजन होते हैं उतने हमारे पास क्या बन जाते हैं, डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो जितने टाइप्स के हाइड्रोजन उतने टाइप्स के हमारे पास क्या बनेंगे, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म होंगे। तो अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर हमारे पास ब्यूटेन आ जाए तो इसकी क्लोरीनेशन से कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला हाइड्रोजन हटके हमारे पास क्या लग जाएगा, हेलोजन, और एक ये वाला, ये बस 2 ही टाइप के हाइड्रोजन है जहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन हटके क्या लग जाएगा, हेलोजन। तो इस केस में कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। कैसे बनेंगे,
वो आप सब लोग बना सकते हो। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और देता हूँ। जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, चाहिए ले लो, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट है आपके पास, ये वाला। तो इसकी हमने क्लोरीनेशन करवाई, तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो आप लोगों ने ट्राई करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये वाले आइडेंटिकल है, यहाँ से एक हट के क्या लग जाएगा, हेलोजन। दूसरा हमारे पास कहाँ से लगेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसकी जगह भी तो हेलोजन लग सकता है। क्लियर है, ये दूसरे टाइप का हो गया। थर्ड टाइप कौन सी होगी हमारे पास, जो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे ये वाली पोजीशंस पे वो एक जैसे होंगे। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से हट के हेलोजन लग सकता है। चौथा हाइड्रोजन कहाँ से लगेगा हमारे पास, जो ये वाली पोजीशन से, ये वाली पोजीशन से यहाँ से लग सकता है। और पांचवा हाइड्रोजन जो डिफरेंट टाइप्स का होगा, तो जो यहाँ से, ठीक है ना। तो 5 हमारे पास क्या बनेंगे, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो 5 प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइप्स के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो हम बता देंगे इजीली। अब जो ब्रोमिनेशन होती है ये काफ़ी सिलेक्टिव नेचर की होती है। ब्रोमिनेशन क्या होती है, सिलेक्टिव नेचर की होती है। आपको पता है जो हमारे पास रेडिकल्स की स्टेबिलिटी होती है, अगर ये हमारे पास 1 डिग्री रेडिकल है, ये हमारे पास 2 डिग्री रेडिकल है, बीच में रेडिकल तो पता ही है ना आपको, फ्री रेडिकल, और ये हमारे पास क्या है 3 डिग्री रेडिकल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री रेडिकल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसलिए थ्री डी रेडिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हमारे पास 3D रेडिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा आपसे, एक क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे हमने करवाया CH3 CH2 CH3, इसकी क्लोरीनेशन करवाई ही, अब हम करवाएंगे ब्रोमिनेशन। तो हमने सोचना है सबसे स्टेबल रेडिकल कहाँ पे बनेगा, तो मैंने सोचा सबसे स्टेबल रेडिकल बीच में इस कार्बन पे बनेगा, बिकॉज वो 2 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। तो इस केस में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वहीं पे हमारा क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन हट के Br लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अगर मैं इथाइल बेंजीन का करवाऊँ ब्रोमिनेशन तो क्या बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन हट के Br लग जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों किया, बिकॉज जहाँ इस वाली पोजीशन पे जो रेडिकल बनता, इस वाली पोजीशन पे जो रेडिकल बनता वो रेजोनेंस क्या होता, स्टेबलाइज, इसलिए मैंने वहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, Br को लगा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आपको ए एंड बी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, आपको पता है ये क्या है, हमारे पास इथाइल क्लोराइड दिया है, इसकी हमने वुड्स रिएक्शन करवाई है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो साथ वाला हेलोजन हटा के हम रेडिकल बना देते हैं, सेम दूसरा इस टाइप का रेडिकल बना देंगे, रेडिकल रेडिकल को कंबाइन कर देंगे, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहली कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, पहली कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन है। अब जो हमारे पास इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा हमारे पास ये वाला क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके हम फर्दर कुछ रिएक्शंस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। ये और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, सेम मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन मैंने सोडियम ड्राई ईथर के साथ करवाई, तो प्रोडक्ट ए बना, उसकी मैंने ब्रोमिनेशन करवा दी तो हमारे पास बी बना, और उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो प्रोडक्ट नंबर सी बना। प्रोडक्ट नंबर सी की रिएक्शन ब्रोमीन CCl4 के साथ करवा दी, प्रोडक्ट नंबर हमारे पास डी बन गया। तो आपको ABCD को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो बहुत ही आसान है। जो हमारे पास Cl हटेगा रेडिकल बनेगा,
तो पहले तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारे पास? वुड्स रिएक्शन। उसके बाद इसकी हमने करवाई है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ठीक है, जहाँ पे स्टेबल रेडिकल होगा वहाँ पे क्या लग जाएगा, बियर लग जाएगा, मतलब 2 डिग्री वाला क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद अल्कोहलिक क्यूएच के साथ क्या होगा हमारे पास, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। मतलब ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ से बी आ जाएगा और बीटा पोजीशन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और अल्फा और बीटा में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गया ब्यूट 2 इन का। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई है ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एंटी एडिशन हो जाता है, मतलब बी आर क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट साइड अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह का हमारे पास बन गया प्रोडक्ट नंबर डी। आई होप आप लोग को ये वाली रिएक्शंस भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी, कैसे हमने ये फोटो हेलोजिनेशन का यूज़ किया है डिफरेंट काइंड की रिएक्शंस में। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास ये टॉलिन है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी, सपोज करो सोडियम इन ड्राई ईथर एंड CH3Cl के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट ए बना, उसकी हमने करवा दी क्या, ये ब्रोमिनेशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये यहाँ पे बेंजीन कर लो, या ऐसे यहाँ क्लोरोबेंजीन कर लो, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन। तो आप लोग को पता है पहले कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, टॉलिन बन जाएगा। ए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, टॉलिन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। उसके इसकी ब्रोमिनेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2B। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होती है हमारे पास एल्केन्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी, बट हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन को मैंने दोबारा से आपको, ठीक है ना, अच्छे वे में क्लियर किया है। नेक्स्ट देखो हमारे पास एल्कीन्स, एल्कीन्स की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखो एल्कीन्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। एल्कीन में सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, हम अगर एल्कीन की बात करें, एल्कीन की एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, एंटी एडिशन हो जाती है, मतलब Br और Br आपस में ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो पहली ये वाली रिएक्शन हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम HBr के साथ करवाएं, तो HBr के साथ लगता है हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट जो HBr में नेगेटिव पार्ट है, Br नेगेटिव, वो कहाँ पे जाएगा, लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर। तो देखो ये हमारे पास एल्कीन है, ये हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन का लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन कौन सा है, ये बीच वाला। तो बीच वाले पे क्या जाएगा, Br नेगेटिव, और H कहाँ जाएगा, दूसरी पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे Br लग जाएगा और साथ वाले कार्बन पे H लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी एल्कीन की विद HBr। अगर आपको HBr के साथ कोई परऑक्साइड दिया हो, ये HBr के साथ कोई परऑक्साइड दिया हो, तो इस केस में हमारे पास लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस केस में क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट, या इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, जो हमने मार्कोनिकॉफ किया है इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में, तो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और दूसरी वाली पोजीशन पे क्या हो जाएगा, Br का अटैचमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होगी, 3 रिएक्शन होगी जिसमें हमने किया एल्कीन को कवर। अब देखो एल्कीन की और क्या रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, एल्कीन की और क्या रिएक्शन हो सकती है। एक हम करवाते हैं डाइल्यूट एल्कलाइन, द कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। या आपकी रिएक्शन करवा सकता है वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, ये जा तो करवाएगा कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 जिसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, या करवाएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो इस केस में हमारे पास क्या होती है, सिस हाइड्रोक्सिलेशन होती है। इस केस में क्या होती है, सिस हाइड्रोक्सिलेशन होती है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारे पास
डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और OH ऐड हो जाते हैं दोनों सेम साइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, सिस हाइड्रोक्सिलेशन। अब अगर इसी की रिएक्शन सिल्वर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दे AgO2, जहाँ हम ले लें MCPBA। MCPBA क्या होता है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई पर एसिड ले लें, ये पर एसिड के नाम पे आपने याद रखना है MCPBA। ये बस इतना सा पार्ट याद कर लो, या तो Ag के साथ हीट कर दो AgO2 हीट, या MCPBA। तो इस केस में हमारे पास होती है ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन। तो इस केस में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन। तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा OH ऐड तो होंगे, बट वो ऑपोजिट साइड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हमने एल्कीन की कुछ रिएक्शंस को ध्यान रखना है। उसके बाद 3 रिएक्शन होती हैं इंपॉर्टेंट, ये एल्कीन्स की। एक होती है हमारे पास एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एक होती है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन PH3THF, और सेकंड स्टेप में बेस और पेरोक्साइड लेते हैं। और एक रिएक्शन होती है हमारे पास OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो इसमें हम क्या लेते हैं, मर्करी एसिटेट लेते हैं साथ में वाटर, और सेकंड स्टेप में NaBH4 लेते हैं। ये 3 रिएक्शन हमारे पास एल्कीन की इंपॉर्टेंट होती है। पहली रिएक्शन का नाम होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। पहली रिएक्शन का नाम क्या होता है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। दूसरी रिएक्शन होती है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको हम HBO बोलते हैं। और तीसरी रिएक्शन होती है हमारे पास OMDM रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में क्या करना होता है, पहले एल्कीन का अटैक H+ के ऊपर होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और साथ वाले कार्बन पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। अब जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, वहीं पे वाटर से क्या आएगा, OH- आके कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह का हमारे पास क्या बन जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड देखो, जो हाइड्रोबोरेशन होती है, इसमें हमने H और OH को ऐड करना होता है। H एंड OH को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। ये किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ। बस इतना सा यूज याद कर लोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे H और OH को ऐड करेंगे ऑपोजिट साइड, मतलब ऑपोजिट नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, साथ वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं प्यार से HBO रिएक्शन। थर्ड होती है हमारे पास ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें भी हमने H और OH को ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो सेकंड वाली पोजीशन पे OH अटैच हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एल्कीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, जो हमने काफ़ी शॉर्ट में क्या किया है, डिस्कस किया है। उसके बाद देखो, एक एल्कीन की रिएक्शन होती है ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है। ब्रोमीन वाटर का बेसिकली क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो जैसे ही हमारे पास ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो एक Br लगता है, एक OH लगता है। तो मिडल वाली पोजीशन पे तो OH लग जाता है वाटर से, और साइड वाली पोजीशन पे क्या लग जाता है, Br, ठीक है। एक कार्बन पे Br, एक कार्बन पे OH, याद कर लेना, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो ये ब्रोमीन वाटर का सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, कलर्ड होता है। कलर्ड कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है, और जो फाइनल सोल्यूशन मिलता है हमें वो कलरलेस होता है। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है, जो ब्रोमीन वाटर का टेस्ट होता है, ये हमारे पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग अपने एंड पे क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी एल्कीन की, वो हमने क्या किया है, कवर की है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मैं आपको क्या करता हूँ, जितने भी रिएक्शंस है एक बार क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको जो रिएक्शंस है वो माइंड में आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉपरली इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बिकॉज सारी नेम्ड रिएक्शन को मैंने एक जगह पे कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो देखो, जैसे पहली वुड्स रिएक्शन होती है, इसमें एक अल्काइल हैलाइड होता है, दूसरा अल्काइल हैलाइड होता है। दोनों में से हम क्या करते हैं, NX को बाहर कर देते हैं, और R के अंदर क्या बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, वुड्स रिएक्शन बोलते थे, जिसमें हमारे पास अल्केन एज प्रोडक्ट बन जाता था। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का अल्काइल हैलाइड्स होता,
और उसकी रिएक्शन हमने सोडियम ड्राई ईथर के साथ करवाई होती, तो आपको पता है अगर आपको 2 यूनिट्स नहीं भी दिए हैं अल्काइल हैलाइड की, तब भी आपको 2 यूनिट्स ऑटोमेटिकली मान लेने हैं। तो क्या करना होता है आपने, ये Cl हटा के रेडिकल बनाना होता है, दूसरी यूनिट का भी Cl हटा के रेडिकल बनाना होता है, दोनों यूनिट को आपस में कंबाइन कर देना होता है। तो ये वाला क्या बन जाता, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद देखो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा अल्काइल आयोडाइड होता है। रिएक्शन सेम सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, लाइक CH3I प्लस सोडियम प्लस आइडोबेंजीन। एक तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है और एक अराइल हैलाइड होता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हमारे पास, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, आप लोग को याद आ गई। उसका तीसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तीसरी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कॉल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कॉल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट लेते हैं। जैसे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा देंगे, तो बेस के साथ करवाने पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। OH माइनस किसको ले जाएगा, H को ले जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए Na प्लस। अब जो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम सोल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी हम क्या करवा देते हैं, ये वाला जो हमारे पास स्पीशीज बना है, ये वाला, देखो जो हमारे पास सॉल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना होता है, जो हमारे पास R होता है ना, ये वाला पार्ट R, इसकी 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन कर देती हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट में R पार्ट होता है, इसकी 2 यूनिट्स कंबाइन करके हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ये वाला क्या है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, इसकी क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस केस में हमारे पास जो ये वाली यूनिट है, ये 2 बार कंबाइन कर देंगे, ये वाली जो यूनिट है हमारे पास, ये क्या कर देंगे, 2 बार कंबाइन कर जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट दिखाई देगा वो CH3 CH2 CH2 CH3, ये फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कॉल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड प्रोसेस बोलते हैं, ये ऑकवर्ड प्रोसेस बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं क्या, सोडा लाइम रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, जो हम लेते हैं एक बार तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है हमारे पास, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर को NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली यहाँ से CO2 को निकाल दो, डीकार्बोक्सिलेशन करवा दो, तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और CO2 बाहर हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को तभी हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज सोडा लाइम NaOH प्लस CO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं, और उसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डेट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, ये सभी को आती है आपको, ये मैंने पढ़ाई भी अपने पहले मैराथन में जो नेम्ड रिएक्शन का था। इसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक अमलगम और HCl के साथ। तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन हटता है और उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस कंपाउंड का उन्होंने क्या करवाया है, क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया है। तो इससे भी हमारे पास एल्केन का क्या होता है, प्रेपरेशन होता है। अब उसके बाद देखो आपको कोई बड़ा सा कंपाउंड दे देंगे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, कि कोई इस तरह का कंपाउंड है या इस तरह का, ठीक है, इस तरह का ऐसे बड़ा सा कंपाउंड दे देंगे, और साथ में दे देंगे जिंक अमलगम के साथ HCl। तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने ऑक्सीजन को हटाना है और इस कार्बन पे 2 H लगा देने हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देने हैं।
तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है कि कल्मिनेशन में क्या होता है। सेम टाइप की रिएक्शन हमारी बुल्फ-किश्नर होती है। जैसे ये कंपाउंड है, इसकी बुल्फ-किश्नर करवाई हमने, तो बुल्फ-किश्नर में क्या होता है, हम हाइड्रोजन लेते हैं, बेस के साथ हीट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह CH2 कन्वर्ट हो जाता है। जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बेंजीन, फिर यहाँ पे एक कार्बन का एल्केन 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इस तरह का हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो CH डबल बॉन्ड ओ था किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो बस कुछ नहीं करना होता हमने, वुल्फ-किश्नर और कल्मिनेशन में एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कर देना होता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर। नेक्स्ट देखो हमारे पास ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, तो ये तो मैं अभी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ऑक्सीमर्कुरेशन के लिए मरकरी एसीटेट और बाद में क्या लेते हैं, NaBH4 लेते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बन जाता है, अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें हमने कौन सा रूल लगाना था, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना था, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन आएगी आपके पास, मरकरी एसीटेट साथ में वाटर ले लेते हैं और सेकंड स्टेप में हम सोडियम बोरोहाइड्रेट को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, हमने H और OH को ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, OH ऐड हो जाता है और साइड वाले कार्बन पे H का एडिशन हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, ये इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करते थे हम, BH3THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस, ये अभी अभी हमने डिस्कस की थी। तो इसमें भी हम एल्कीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन आपको इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ देखने को मिलेगी, BH3THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बन जाता है। मतलब यहाँ पे H ऐड होगा और साइड वाले कार्बन पे OH क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट होता है वो H3BO3 होता है, ये भी आप याद कर सकते हो, चाहे इसको हम BOH साइज भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, साइड प्रोडक्ट होता है। क्लियर है, यहाँ पे ये क्या होता है हमारा साइड प्रोडक्ट होता है, ये भी कभी बार पूछ सकते हैं। मेन चीज़ तो क्या है हमारे पास, जो अल्कोहल बनता है वो कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, 8th रिएक्शन कवर होगी। उसके बाद डार्जन प्रोसेस, ठीक है। डार्जन प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली इस प्रोसेस में हम अल्काइल हलाइड का प्रेपरेशन करते हैं। देखो अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एल बेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे OH हटता है, उसकी जगह Cl लगता है और साथ में SO2 गैस और HCl गैस रिलीज हो जाती है। तो ये बेस्ट मेथड होता है किसका, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड का। क्यों, बिकॉज इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं SO2 एंड HCl, वो दोनों गैसेज है, वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्योर अल्काइल हलाइड बनता है। क्लियर है। और उसके अलावा SO2 और HCl क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। नेक्स्ट देखो हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या होता है, हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड होता है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सोडियम आयोडाइड Na ले लो एसीटोन के अंदर, या हम ले सकते हैं पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है Br या Cl हटेगा, कॉरस्पॉन्डिंग आयोडाइड हमारे पास बन जाता है। और साथ में हमारे पास NaBr या NaCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। उसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन होती है एक, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम अल्काइल फ्लोराइड्स का प्रेपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली RBr या RCl की रिएक्शन हम करवाते हैं, जनरली AgF के साथ करवाते हैं, AgF के साथ हीट, ठीक है। AgF के अलावा हम और क्या ले सकते हैं, जहाँ हम SvF3 ले सकते हैं, या COF2 ले सकते हैं। उसके अलावा मरकरी का फ्लोराइड ले सकते हैं, Hg2F2। तो ये सारे रिएजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा AgF के अलावा। तो यहाँ पे होता क्या है, Br या Cl हट के हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी आपकी रिवाइज होगी। उसका विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या करना होता है हमारे पास, देखो जैसे हमारे पास एक एल्कोक्साइड है, ये CH3O नेगेटिव, इसको हम बोल देंगे क्या, मिथॉक्साइड।
मिथॉक्साइड की रिएक्शन किसी अल्काइल हलाइड के साथ करवाएंगे। अगर हम अल्काइल हलाइड के साथ करवाते हैं तो आपको पता है जो मिथॉक्साइड है कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा, तो फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3CH2 एज इट इज, और इस CH2 के साथ ऑक्सीजन का क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें हमारे पास क्या हो, फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है, इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करवा दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, O नेगेटिव CH3 के ऊपर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, और इसका CH3 के साथ बॉन्ड बन गया, और ये हमारे पास ईथर का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोल। तो इसके एक दो स्पेशल केस होते हैं, वो आप लोग को पढ़े होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, बट मैं बता देता हूँ, कई बार पूछे जाते हैं वो स्पेशल केस। ठीक है, देखो अगर हम बेस बल्कि ले लें, जो हमारे पास ऑक्साइड होता है ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लें, और इसकी रिएक्शन हम अल्काइल हलाइड के साथ करवा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमने बेस ले लिया बल्कि, बेस का काम क्या है, ये हमने बेस ले लिया, जब न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया बल्कि बड़ा सारा, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसे लिख देते। अब देखो हमारे पास अल्काइल हलाइड तो 1 डिग्री है ना, तो ये यहाँ पे अटैक करके आयोडीन को बाहर कर देगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, जो हम सोच रहे थे, बिल्कुल ईथर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर सेम रिएक्शन को हम करवाएं, ठीक है, नीचे करवा देता हूँ यहाँ पे, अगर हमारे पास जो बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो छोटा है, बट मैंने अल्काइल हलाइड बड़ा ले लिया, जो मैंने अल्काइल हलाइड है वो 3 डिग्री वाला ले लिया, ये 3 डिग्री अल्काइल हलाइड है। वहाँ पे मैंने क्या लिया था, अल्काइल हलाइड तो 1 डिग्री लिया था, बट बेस बड़ा ले लिया था, तो रिएक्शन होगी थी, कोई इशू नहीं था। बट 3 डिग्री के केस में जो हमारे पास ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं होता, ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं होता कि Cl को बाहर कर दे। तो इस केस में हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो एलिमिनेशन से क्या होगा बेसिकली, दोबारा से देखो, अगर हमारे पास 3 डिग्री क्या हुआ, हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हलाइड हुआ, और सामने बेस हमने छोटा ले लिया कोई, तो इस रिएक्शन में ये अटैक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल हलाइड के ऊपर अटैक करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो E2 मैकेनिज्म के थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। ये इस कार्बन से क्लोरीन जाएगा और साथ वाले से H, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होके इस कार्बन और CH2 में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन बोल सकते हैं इसको, या इसी को हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइलिन। ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोब्यूटाइलिन बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो अभी से, बिकॉज मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क करके नोट कर लो। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो आपको दी हुई है कुचरोव रिएक्शन है, ठीक है, कुचरोव में कुछ नहीं होता, ये अल्काइन का हम हाइड्रेशन कर देते हैं। कैसे होती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये अल्काइन है हमारे पास, ये पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। इसकी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके HTET के अंदर 3 से 4 बार, ठीक है, हर साल यही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमने करना क्या होता है, इसकी रिएक्शन मरकरी सल्फेट और H2SO4 दोनों डाइल्यूट लेते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, हमने पानी को ऐड करना होता है, मतलब H2O को ऐड करना होता है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसको ऐड करना है, हमने H2O को ऐड करना है। अब H2O को ऐड कैसे करेंगे, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे लेस कार्बन है, जहाँ पे लेस कार्बन है वहाँ पे तो जिस कार्बन के ऊपर लेस हाइड्रोजन है उसके ऊपर OH ऐड कर दो, ठीक है ना। तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें 2 बार क्या करना होगा, यहाँ पे OH ऐड करना होगा, और साथ वाले पे 2 H ऐड करेंगे तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। अब यहाँ से एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से HOH, ठीक है, मतलब पानी को बाहर कर देंगे। अगर पानी को बाहर करेंगे, देखो ऐसे होगा, यहाँ से हमने H को बाहर कर दिया और यहाँ से OH को, ये यहाँ से H को बाहर कर दिया और साथ में कर दिया OH को बाहर, ये यहाँ से OH को बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा,
कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कीटोन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कुचरोव रिएक्शन, ठीक है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एल्काइन है, ये क्या है हमारे पास, एक एल्काइन है। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HgSO4 एंड H2SO4 के साथ, तो जो बेंजीन के साथ वाला कार्बन है इसके ऊपर 2 OH ऐड हो जाएंगे और साथ वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम पानी निकाल के क्या बना देंगे, ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट का नाम होता है हमारे पास एसीटोफिनोन, इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन भी कवर हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कुचरोव रिएक्शन, ठीक है। उसका रोजरमंड है, आसान रिएक्शन होती है। रोजरमंड में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है, कोई एसिड क्लोराइड होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2, ठीक है, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट के साथ। ये कौन सी रिएक्शन है, रोजरमंड। और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट होता है वो एज पॉइजन काम करता है, रिएक्शन को एल्डिहाइड तक स्टॉप कर देता है। अगर हम सिमिलरली बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो इस केस में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या होगा, बेंजल्डेहाइड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, रोजरमंड रिडक्शन। उसका गेटरमैन फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये रिएक्शन नहीं दी हुई, तो कम चांस है कि एचटेट के अंदर पूछी जाए। तो इस रिएक्शन को आप स्किप कर सकते हो अगर करना चाहो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। फिनोल की रिएक्शन हम HCN और HCl के साथ करवाते हैं, इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, हम करवाते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये रिएक्शन देख सकते हो आप, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, बट एक गेटरमैन रिएक्शन है वो अलग से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो हेलोफॉर्म टेस्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, एक क्लेजन एस्टर, ठीक है, सब मैंने कहाँ पे कवर कर रखी हैं, ऑलरेडी नेम्ड रिएक्शन के जो 3 सेशन है, ठीक है, वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा एग्जाम से पहले जरूर देख के जाओ, बिकॉज उसमें सिर्फ 3 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, ऑलमोस्ट वो 4 घंटे के वीडियोस हैं, मतलब 3 लेक्चर्स अगर मिलाएंगे तो 2 घंटे में आप कवर कर सकते हो, 2 घंटे में स्पीड अप करके कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो टाइम बचा के। बट वो सेशन जरूर देख के जाओ आप, 3 जो नेम्ड रिएक्शन मैंने करवाए हैं लेक्चर्स, उनसे आपका क्या होगा, एग्जाम की प्रेपरेशन ठीक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। उसके बाद देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास एक एसिड होता है और दूसरा अल्कोहल होता है, और ये हमेशा एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं। किस मीडियम में रिएक्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं। तो अल्कोहल का क्या जाता है, अल्कोहल का जाता है OH और एसिड का जाता है H। तो इनके अल्कोहल से H गया, एसिड से OH गया, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है RC≡O, OR- प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कोच से, कोच मतलब CO प्लस HCl, कोच ऐसे याद कर लो, कोच CO प्लस HCl के साथ इसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। तो फाइनली हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। तो क्या याद रखना अपने गेटरमैन कोच से, कोच CO कोच, ठीक है, HCl। तो यहाँ पे आपने याद रखना है बेंजीन की रिएक्शन हम कोच से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3। जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, हम किसी अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं, ये ब्रोमीन बेस के साथ, किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन और 4 मोल बेस के साथ। ये 4 मोल बेस याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेस होता है इसके हम 4 मोल्स लेते हैं। कि वैसे तो मैंने अमीन्स का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है आपको, अमीन्स का भी 1 घंटे का लेक्चर है, वो भी देख के चले जाना, काफ़ी काम आएगा, बिकॉज अमीन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। बट फिर भी यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ। तो जब अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन बेस के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाता है। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये C≡O हट जाता है, ठीक है ना, ये वाला C≡O हट जाता है इस रिएक्शन से। अमाइड की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन बेस के साथ करवाते हैं ये C≡O हट जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा,
अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो सिमिलर टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर हमारे पास ये है बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप, अगर इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन बेस के साथ करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट हट जाएगा। सभी को पता है ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट हट जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में अमीन्स टॉपिक पढ़ाया सिर्फ 1 घंटे में। ये 1 घंटे में अमीन्स पूरा टॉपिक, ठीक है, जिसमें एक एक रिएक्शन जो प्रीवियस ईयर में आ रखी है सबको कवर किया है। तो वहाँ से जाके आप डेफिनेटली उसको कवर कर लेना। बट यहाँ पे मैंने दोबारा भी कवर कर दिया आपका रिएक्शन, तो डैट आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारी अमीन की रिएक्शन हम करवाते हैं ये क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ। ठीक है, और ये सेम रिएजेंट हम रीमन टीमन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम रिएजेंट किस में यूज़ करते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये 1 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन होती है। इसका टेस्ट होता है, ये 1 डिग्री अमीन्स का टेस्ट होता है, 1 डिग्री अमीन्स का टेस्ट होता है। इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड बनता है, मतलब RNC का फॉर्मेशन होता है। तो 1 डिग्री अमीन का क्या मतलब है, या तो RNH2 टाइप, जब बेंजीन के ऊपर NH2 टाइप, इस टाइप के कंपाउंड ही इस टेस्ट को हमारे पास क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को कार्बाइल अमीन टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, HVZ रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, जैसे ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम किसे करवाते हैं, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसके साथ करवाते हैं स्टूडेंट्स, Cl2 प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ करवाते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर आप C डबल बॉन्ड O देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होती है, अल्फा पोजीशन होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन से हमने हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना होता है, हेलोजन, जो भी Cl है वो लगा देना है। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या होता है हमारे पास, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमने हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की को कवर कर लिया। उसका सैंडमेयर, और सैंडमेयर मैंने आपको कवर कर दी थी कहाँ पे, जो हमारा टॉपिक होता है अमीन्स वाला, वहाँ पे मैंने अच्छे से कवर की थी ये रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2+C-, इसकी रिएक्शन हम कॉपर के क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर के ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, N2 हटता है, Cl लग जाता है। तो इस टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन होती है। उसका 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, रीमर टीमर रिएक्शन और कॉल्बे श्मीट रिएक्शन। ठीक है ना, तो अगर हम रिएक्शन करवाएं फिनोल का, ठीक है, अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाएं क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस बेस के साथ, ठीक है, अगर हम फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ करवाएं, सेम रिएजेंट हम कार्बाइल अमीन में यूज़ करते थे, बस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, और इस प्रोडक्ट का नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। तो अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती है। उसके कॉल्बे श्मीट में क्या होगा, हमारे पास फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं पहले तो बेस के साथ, ये पहले तो हम बेस के साथ करवाते हैं और फिर बाद में करवाते हैं CO2 के साथ, CO2 फिर थर्ड स्टेप में H+ दे देते हैं। तो इस रिएक्शन में पहले बेस के साथ फिर CO2 के साथ, तो फिनोल की रिएक्शन जब भी CO2 आ जाए समझ लेना कॉल्बे श्मीट रिएक्शन है। इसमें ऑर्थो पोजीशन पे एसिड ग्रुप लग जाता है, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, तो हमने रिएक्शन पढ़नी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। ये इनकी ट्रिक्स मैं बता देता हूँ आपको, ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप को हमने ऐड करना है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई इस वाले क्लोराइड के साथ, तो साथ में लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड, तो अल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन हुई। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल होगा क्या, जो हैलोजन है वो हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
अब उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर बेंजीन की रिएक्शन मैंने इस वाले अल्काइल हैलाइड के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास क्या होगा? तो पहले Cl हटेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, ये Cl हटेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, तो कार्बोकटाइन कुछ इस टाइप का बन जाता है हमारे पास। बट ये कार्बोकटाइन क्या करता है? रीअरेंज करता है। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 2 है, तो ये कम स्टेबल है। तो अगर इसका हम हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं, तो अगर हम इसका हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जो बीच वाली पोजीशन पे कार्बोकटाइन आ जाता है और जो हाइड्रोजन है वो साइड वाले पे चला जाता है। मतलब जो राइट से हाइड्रोजन हट के बीच में आ जाता है कार्बोकटाइन, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 होते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये बड़ा कार्बोकटाइन बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को हम बोल देते हैं क्यूमीन। इसी को क्या बोल देते हैं? क्यूमीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन की आगे एक रिएक्शन होती है O2 एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, HNO की प्रेजेंस में। पहले कार्बन और H के बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, जो स्टूडेंट्स ने पढ़ी है, ठीक है। मिथाइल मिथाइल एज इट इज रह जाते हैं। अब फाइनली हमारे पास क्या होगा? जहाँ से, ठीक है, एसीटोन बाहर हो जाता है और फिनोल बच जाता है। ये वाला पार्ट, एसीटोन वाला पार्ट बाहर हो जाता है और फिनोल बच जाता है। तो जब भी क्यूमीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर से, तो एक तो फिनोल बनता है और साथ में एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या होती है? एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो जैसे हमारे पास फ्रीडोक्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, वैसे ही असाइलेशन होता है। इसमें हम असाइल ग्रुप को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक स्टीफन रिएक्शन है, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी टीच कर चुका हूँ। एक बार मैं दोबारा भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो नेम्ड रिएक्शंस थी वो पढ़ ली अच्छे से। ये बहुत ही क्विक वे में मैं रिविजन करवा रहा हूँ, कि जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 सवा घंटे का सेशन हुआ होगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस को कवर किया है। तो बस आप लोगों ने प्रॉपरली इनको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, पेशेंस के साथ। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करवा देता हूँ ऑर्गेनिक के, 15-20 मिनट के अंदर करवाऊंगा, जिससे आपका काम हो जाएगा। ये उसके बाद देखो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। जो भी रिएक्शन बचेंगी वो मैं करवा दूंगा। पहले हम टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मेनली मैकेनिज्म आते हैं वो होते हैं SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, एक होता है E1 मैकेनिज्म और एक होता है E2 मैकेनिज्म। ठीक है, इनके बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो SN1 का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन। तो SN1 मैकेनिज्म में होती तो ओवरऑल सब्सटीट्यूशन ही है। जैसे देखो मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन जब हम पानी से करवाते हैं तो Cl हटता है, उसकी जगह पानी से क्या आता है? OH लग जाता है। तो ओवरऑल क्या हुआ इस रिएक्शन में? ये Cl की जगह पे OH लग गया, तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ? सब्सटीट्यूशन। तो SN1 के अंदर सबसे पहली बात तो इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटाइन। तो जितना स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। तो रेट ऑफ SN1 किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के ऊपर। तो जितना स्टेबल कार्बोकटाइन होगा उतनी SN1 की रेट क्या होगी हमारे पास? फास्ट हो जाती है। तो इसलिए जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए 3 डिग्री का रेट SN1 के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रेट का क्या कंपैरिजन होता है? 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे रेट ऑफ SN1 के बेस्ड पूछा जा सकता है। और SN1 के अंदर हमारे पास क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या बनते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स बनते हैं, ठीक है। पॉइंट याद रख लो, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या बनता है? इनैंशियोमर्स बनते हैं। डेट्स वाई SN1 के अंदर हमारे पास क्या होता है? रेसमाइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें SN2 की, ठीक है, SN2 के अंदर हमारे पास क्या होता है? ठीक है, CH3CH2Cl, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, यहाँ पे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, तो Cl हटेगा, उसकी जगह पे OH लग जाएगा। तो अब इस रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली? अगर हम बात करें, अगर RX है हमारे पास, सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। जिस डायरेक्शन में एक्स लगा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। तो SN2 में बेसिकली क्या होता है? इन्वर्जन होता है। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इन्वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला स्पीशीज है, ये यहाँ पे Cl लगा हुआ है वेज पे, अगर इसकी रिएक्शन हमने OH के साथ करवा दी
तो OH नेगेटिव आएगा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो बट इस रिएक्शन में होगा क्या, जो नया OH आएगा वो डैश पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, बट साथ में क्या हो गया, हमारे पास इन्वर्जन होगा। कब SN1 होता है, कब SN2, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो SN2 कब होता है, SN2 जनरली होता है हमारे पास फास्ट जब हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो रेट ऑफ SN1 जो होती है, रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में होती है, 1 डिग्री वाले में, इसलिए 1 डिग्री का रेट, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो ये किसका ऑर्डर आ जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर आ जाता है टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। अब इसके बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो आपको SN1 SN2 कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। SN वर्सेस SN2, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। तो इसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है मेरे पास। देखो अगर हमारे पास 3 डिग्री हुआ, तो 3 डिग्री के केस में ऑलवेज SN1, क्योंकि 3 डिग्री में SN1 प्रेफर करते हैं और 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री में हमेशा SN2 होगा, ठीक है, SN2 ऑलवेज। बस पंगा कहाँ होता है, 2 डिग्री का। ये पंगा कहाँ होता है हमारे पास, 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का। अब 2 डिग्री के केस में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी। तो 2 डिग्री के केस में अगर हमारे पास सॉल्वेंट हुआ पोलर प्रोटिक, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है, लाइक वाटर हुआ या मिथेनॉल। तो उस केस में हमारे पास SN1 मैकेनिज्म को प्रेफर करेंगे। अगर हमारे पास ये 2 डिग्री केस में सॉल्वेंट जो हुआ वो पोलर अप्रोटिक हुआ, पोलर अप्रोटिक, तो उस केस में हमारे पास लाइक DMSO दिया हुआ आपको, या स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ठीक है, सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक हुआ लाइक DMSO या एसीटोन। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हुआ लाइक OH माइनस हुआ, ठीक है, इस टाइप का बेस हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो इस केस में हम SN2 को प्रेफर करेंगे। बस ये आप लोग पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग SN1 और SN2 के रिगार्डिंग। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंपेयर रेट ऑफ SN1, ये जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कंपेयर रेट ऑफ SN1। तो आप लोग को पता है जो सबसे SN1 का रेट क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास SN2 के लिए, तो हम ऑर्डर को बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देते। क्लियर है। उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास बाकी सब कुछ सेम है, हमने लीविंग ग्रुप को चेंज कर दिया, तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, हमने यहाँ पे SN1 का रेट कंपेयर करना है, तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा हमारे पास, ठीक है ना, उतना लीविंग ग्रुप का टेंडेंसी जो आई नेगेटिव है जितना जल्दी बाहर जाएगा, तो लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इस केस में SN1 का ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। और SN1 के अंदर किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास SN2 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, ये याद कर लेना। जैसे हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है CH3CH2 MgBr, या Br ले लो सिंपल, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन हम या तो करवाएंगे AgCN के साथ, या KCN के साथ, या हम करवाएंगे AgNO2 के साथ, या हम करवाएंगे KNO2 के साथ। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है बेसिकली, जैसे AgCN है, तो AgCN क्या होता है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो AgCN एज इट इज रहेंगे, तो भी टूटेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ही एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और Br बाहर हो जाएगा। मतलब जो बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजन के थ्रू होगी, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा NC। मतलब इस केस में हमारे पास आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमने रिएक्शन करवाई KCN के साथ, अब KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो आयंस में टूट जाता है। अब अगर देखें CN माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है। अब मुझे बताओ एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला अटैक करेगा ना इजिली। तो यहाँ पे कार्बन के थ्रू अटैक होता है, Br बाहर जाता है, तो इस केस में साइनाइड बनता है,
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि रिएक्शन हमने AgCN के साथ करवाई है या KCN के साथ करवाई है। अगर AgCN के साथ करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, अगर KCN के साथ करवाएंगे तो साइनाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली AgNO2 आयनिक होता है तो एज इट इज रहेगा, इसका ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, कौन इजिली अटैक कर पाएगा? नाइट्रोजन वाला इजिली अटैक कर पाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इजिली अटैक कर देगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास NO2 वाला बन जाएगा, नाइट्रो के थ्रू बॉन्डिंग हो जाएगी। पर जो KNO2 होता है ये आयनिक होता है, ये K प्लस प्लस NO2 माइनस की फॉर्म में रहेगा। अब NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो कुछ इस तरह का होता है। ये इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटो टाइप कंपाउंड। यहाँ पे ऊपर अगर AgNO2 के साथ करवाई तो नाइट्रो बनेगा, अगर हमने KNO2 के साथ करवाई तो नाइट्राइटो बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। अगर KCN के साथ करवाई तो साइनाइड बनेगा सब्स्टिट्यूशन के दौरान, और अगर AgCN के साथ करवाई तो आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे एग्जाम के अंदर SN2 के बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम E1 और E2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये E1 एंड E2, देखो E1 और E2 का मतलब होता है हमारे पास, E2 मैकेनिज्म का मतलब होता है एलिमिनेशन। और जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं, ये एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बाहर निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो ये मैंने कुछ इस तरह से कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया। ये यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ ऐसे। ये अब मैं किसी मेथड से अगर यहाँ से मैं Cl निकाल दूँ, यहाँ से H निकाल दूँ, तो ये दोनों कार्बन का, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मैंने HCl को बाहर कर दिया किसी मेथड से, और कार्बन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। तो हमारे पास जो E2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है, E2 मैकेनिज्म, उसमें इसी तरह की कुछ रिएक्शन होती है। E2 मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में होता क्या है, बेसिकली हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं, एक को हेलोजन हटाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो अब इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो कंडीशन तो बहुत होती है, बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको दिया होगा अल्कोहलिक QH। ठीक है, आपको क्या दिया होगा, अल्कोहलिक QH के साथ हीट दिया होगा। ये अल्कोहलिक QH, ALC अल्कोहलिक। हाँ, अगर एक्वस दिया हुआ तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अगर अल्कोहलिक दिया हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। तो E2 मैकेनिज्म के केस में फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अल्कोहलिक QH के साथ, अल्कोहलिक QH के साथ। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे देखो जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, साथ वाले को बीटा, ये भी बीटा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, अल्कोहलिक QH हीट में एलिमिनेशन होगा। अब अल्फा से H जाएगा, सॉरी अल्फा से Cl जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H जा सकता है, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वाले अल्फा से Cl जाए और इस वाले बीटा से हाइड्रोजन जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे हमारे पास, या तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, दोनों बनेंगे, एक मेजर होगा। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 2। तो ये वाला जो हमारे पास एल्कीन है वो मोर स्टेबल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। और जो मेजर प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं सिट्ज़ेफ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सिट्ज़ेफ प्रोडक्ट। और जो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखो अल्कोहलिक QH के साथ तो आपने क्या करवा देना है,
E2 मैकेनिज्म के थ्रू डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बट अगर आपको एक्वस QH दिया होता, मतलब पानी के साथ QH, तो आपने कुछ नहीं करना, सब्सटीट्यूशन कर देना है। तो आपने क्या कर देना है, सब्सटीट्यूशन कर देना है। Cl हटेगा, OH लगेगा, Cl हटेगा, OH लगेगा, सिंपल। तो उस केस में आपने क्या कर देना है, सब्सटीट्यूशन। तो ध्यान रखना, जब भी आपको अल्कोहलिक QH दिखे तो आपने एलिमिनेशन का सोचना है। तो किसका सोचना है, आपने एलिमिनेशन का सोचना है। अगर आपको एक्वस QH दिया हो तो उस केस में हमने किसका सोचना है, उस केस में हमने सोचना है अपने पास सब्सटीट्यूशन का। उस केस में हमने किसका सोचना है, सब्सटीट्यूशन का सोचना है। ये अल्कोहलिक QH के अलावा भी कुछ और दिया हो सकता है, लाइक हमारे पास NaNH2 सोडामाइड भी दिया हो सकता है हीटिंग के साथ। तब भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगी। तब भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। जब हम किसके साथ करवाएंगे, सोडामाइड के साथ करवा देंगे, या अल्कोहलिक QH के साथ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है E2 मैकेनिज्म। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम E1 मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं। E1 मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, या इसकी एग्जाम्पल होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कौन सी एग्जाम्पल होती है इसकी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जब भी आपको कोई अल्कोहल दिया हो और इसकी रिएक्शन करवा दे किसी एसिड के साथ, H+ के सोर्स के साथ, और हीट, या आपको दिया सकता है H2SO4 के साथ हीट, या आपको दिया सकता है H3PO4 के साथ हीट, या सिंपली H+ के साथ क्या दे दे, हीट। तब इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स, सॉरी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से पानी निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे OH है, कि यहाँ पे OH है और साथ वाली पोजीशन से H, ठीक है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताता हूँ। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाता है, तो इस तरह का हमारे पास क्या बनता है, स्पीशीज बनता है। तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये लीव कर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकटाइन का। तो ये कार्बोकटाइन फर्दर रीअरेंज कर लेता है 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, CH3, CH पॉजिटिव, CH3। अब यहाँ से ये वाला जो पॉजिटिव है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए साथ वाली पोजीशन से क्या कर लेता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH3 और H+ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनता क्या है हमारे पास, एल्कीन। तो अब इसकी ट्रिक सुन लो, ठीक है, बिकॉज डिटेल मैकेनिज्म जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आया होगा। तो ट्रिक बता देता हूँ। जब भी अल्कोहल की रिएक्शन आ जाए H+ के साथ, तो हमें पता चल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। तो गिवन ऑप्शन में जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वही टिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका मोस्ट स्टेबल एल्कीन दिया होगा वो टिक कर देना, ठीक है। जब भी अल्कोहल की रिएक्शन H+ के साथ आएगी और हीटिंग कंडीशन, तब आप समझ लेना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन है। और उस केस में प्रोडक्ट में एल्कीन होगा, प्रोडक्ट में फाइनली जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वो टिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन कैसे चेक करेंगे, जिसमें हाईएस्ट अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जिसमें हाईएस्ट अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एल्कीन क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इससे ऊपर कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, अगर अल्कोहल्स की रिएक्शन ही करवाएं, ठीक है, हमारे पास H+ हीट के साथ, अगर सिंपल हीट दिया कुछ नहीं दिया हुआ, या स्पेसिफिकली 170 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, अगर आपको यही कंडीशन दी हुई है H+ हीट और टेम्परेचर अब आपको स्पेसिफिक करके दे दिया 140 डिग्री सेल्सियस या उसकी जगह 413 केल्विन, तो जब भी ये टेम्परेचर फिक्स हो जाए 140 सेल्सियस या इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 413 केल्विन, तो इस केस में फाइनली ईथर बनेगा CH3 CH2O, फिर से रिपीट कर दो CH2 CH3। तो जब भी आपको 140 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो या 413 केल्विन लिखा जाए तो उस केस में ईथर क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये स्पेशल नोट है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रेम किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये होता है हमारे पास E1 मैकेनिज्म, और E1 मैकेनिज्म का फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, और एल्कीन में भी कौन सा, जो स्टेबल एल्कीन होगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास जो मैकेनिज्म हमने कवर कर लिए E1 E2, ठीक है, ये हमारे पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मुझे लगता है क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ग्लूकोज की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। आपको बता देता हूँ, जो ग्लूकोज होता है उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 कायरल सेंटर होते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और HOH प्रेजेंट होते हैं।
थर्ड नंबर कार्बन पे HOH का पोजीशन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो ये वाला हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। इसकी 4 रिएक्शन पढ़नी है हमने, एक तो HI हीट के साथ, और एक हमने पढ़नी है रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, और एक हमने पढ़नी है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, और एक हमने पढ़नी है किसी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4 के साथ। तो चारों रिएक्शन फटाफट करते हैं। HI हीट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करेगा, जितने कार्बन है 1 2 3 4 उतने का एल्केन बना देगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन 6 का एल्केन बन गया। मतलब यहाँ पे N हेक्सेन क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो जो ब्रोमीन वाटर होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बाकी सारा पार्ट एज इट इज, बस जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ऊपर वाला एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, एसिड में, और इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाई तो क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बना। अगर हमने कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाई तो ये और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये इस वाले ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इस वाले को भी एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बीच में 4 कार्बन एज इट इज, ऊपर वाला भी ऑक्सीडाइज एसिड के अंदर, नीचे वाला भी ऑक्सीडाइज एसिड के अंदर। और इसका नाम होता है हमारे पास सैक्रिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, सैक्रिक एसिड। ये भी याद कर लेना। उसके बाद देखो अगर NaBH4 क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये एल्डिहाइड को, ऊपर वाले एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल के अंदर। मतलब नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर अल्कोहल बन जाएगा, नीचे भी अल्कोहल एज इट इज रह जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सॉर्बिटोल। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्बिटोल बोलते हैं। तो ग्लूकोज की ये 4 रिएक्शंस हमारे लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। और इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके नाम भी आपको एज इट इज याद कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे बन सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद देखो स्टूडेंट, विटामिन का मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। विटामिन में पूछ सकता है कौन कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल के अंदर आपको जो याद रखने हैं वो BC याद कर लेना है। बस आपने क्या याद करना है, BC। वाटर सॉल्युबल के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, BC। जो BC होती है, विटामिन B और C, वो पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल। बाकी जो सभी होते हैं वो किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे विटामिन A हो गया हमारे पास, D हो गया, ठीक है, E हो गया, K हो गया, ठीक है, ADEK, ठीक है, ये सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। जो BC होता है, BC याद कर लेना बस आप, वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। उसके बाद जो विटामिन B होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो विटामिन D की कमी से होता है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और जो विटामिन K होता है ये किसके काम आता है हमारे पास, ब्लड क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज करने में काम आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट नोट कर लेने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेम्स होती हैं, विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायामीन, विटामिन B2 को बोलते हैं रिब्रोफ्लेविन, ठीक है, और विटामिन B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और विटामिन C को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये कुछ हम क्या कर सकते हैं, नाम भी याद कर सकते हैं। तो इस टेबल को जस्ट जो डेफिशिएंसी डिसीज है और 1-2 साइंटिफिक नाम और कौन सा वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है, ये चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, अगर विटामिन्स के बेस्ड हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। देखो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता पाया, ठीक है, इस सेशन के अंदर मैंने ट्राई किया है कि मिनिमम टाइम के अंदर आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता सकूँ। हाँ, एक और बता देता हूँ, ओजोनोलिसिस का, या ओजोनोलिसिस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए किसी एल्कीन की रिएक्शन, जैसे ये वाला एल्कीन है, कोई नाम दे देगा, उससे पहले स्ट्रक्चर बना लेना आप। उसकी हमने ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवा दी। ओजोनोलिसिस के रिएजेंट यूज़ करेगा O3 जिंक वाटर। तो इस केस में आपने क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ देना है, दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा देने हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, दो फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ओजोनोलिसिस के बेस्ड बन सकता है। कई बार ना वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स देते हैं, ये ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स दे देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि एक प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड और एक है हमारे पास मिथानॉल, ठीक है ना। तो हमारे पास
रिएक्टेंट क्या रहा होगा? तो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड OH, और मिथानॉल क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट्स दे दिए, तो वो पूछ रहा है रिएक्टेंट क्या रहा होगा। तो आपने क्या कर देना है, दोनों यूनिट्स के C डबल बॉन्ड O आगे कर देने, दोनों यूनिट्स के C डबल बॉन्ड O को क्या कर देना है, आगे कर देने, और यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर कर देने, और जो ये वाला कार्बन बच गया, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देने। तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा हमारे पास? कुछ इस टाइप का रहा होगा, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपीन आ जाएगा। रिएक्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोपीन आ जाएगा। तो कई बार वो प्रोडक्ट दे के रिएक्टेंट पूछ लेते हैं, तो उसका क्या ट्रिक होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बाकी तो आप लोग की मेहनत है, ठीक है। जितना इस ऑर्गेनिक के सेशन में मैं आपको बता पाया, कोशिश किया सारी रिएक्शंस को और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बता पाऊँ। बाकी आपको जो नेम्ड रिएक्शन के 3 सेशन है, ठीक, कल आपका पेपर है, तो जितने भी नेम्ड रिएक्शन के 3 सेशन हैं, उसके अलावा हमारे अपना जो टॉपिक है अमीन्स वाला टॉपिक है, वो मैंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। अगर टाइम मिलता है, ठीक है, एक रात नहीं सोओगे, ये आपका दोपहर को 3 बजे पेपर है, तो अगर आप एक रात नहीं सोओगे तो उससे कोई कमी नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपने पढ़ाई 1 महीने है तो ना सोओगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, 2-3 घंटे सो लेना सफिशिएंट होते हैं। बस अपना अभी जैसे अभी ऑलमोस्ट कितने बचे हैं, 24 घंटे बचे होंगे जब आप वीडियो देख रहोगे, तब इससे भी कम टाइम बचा होगा। तो जितना मैक्सिमम टाइम लगा सकते हो अपना पढ़ लो, रिवीजन कर लो, जितनी सेशन लगा सकते हैं लगा लो। बिकॉज एक आध दिन नहीं सोएंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता कि हमारी एग्जाम में नींद आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप अपने आप को पूरा एफिशिएंट रख सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। बस आप लोगों ने अभी मैक्सिमम रिवीजन करनी है। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्ज़ाम के लिए। होपफुली आप लोग पहली ही अटैम्प्ट में अपना जो एचटेट का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। और ये सेशन को अप्लाई कर देना और अपना जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।